नमस्कार। आज नववर्ष 2024 है। नववर्ष मतलब आज पहला दिन है 2024 का, और 2024 का ये मेरा पहला YouTube पर वीडियो होगा। और सभी को जो भी इस वीडियो को देखें या देख रहे हैं उनको नववर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के लिए 2024 अच्छा साबित हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे कर्म करेंगे और समाज में एक उपयोगी, समाज के लिए, अपने साथ साथ समाज के लिए उपयोगी बनकर जीवन जिएंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो मेरा वीडियो मैसेज है, तो ये भी एक कन्वर्सेशन के, मुझे अभी एक फ़ोन कन्वर्सेशन किया मैंने, मुझे फ़ोन आया था चेन्नई से। तो ये आर्मी में पोस्टेड हैं, कुमायूं उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं, और इनके पास एक टाटा एल्ट्रोज कार है। इससे पहले ये पंजाब में इनका पोस्टिंग कहीं शायद, या चंडीगढ़ में ये रहते थे, और वहीं के इनके पास पंजाब नंबर टाटा एल्ट्रोज कार है। और इनकी पोस्टिंग चेन्नई में है। और इनकी जो एल्ट्रोज गाड़ी है, ये अभी बता रहे थे कि 4 दिसंबर 2023 को वहाँ पर एक चक्रवात मितोंग तूफान आया, जिसमें बहुत बारिश हुई। और उस बारिश में जो गाड़ी इनके घर पर खड़ी हुई थी, पार्क थी, वहाँ पर बहुत पानी भर गया, इनंडेशन हुआ, या कहें फ्लड का सीन था, या कहें जो भी बारिश की वजह से, फ्लड की वजह से, चक्रवात की वजह से इनकी गाड़ी पानी में डूब गई। ये बता रहे थे कि हैंडल तक गाड़ी में, जो गाड़ी का हैंडल होता है, डोर हैंडल, वहाँ तक गाड़ी डूब गई थी। तो ये घटना ये बता रहे हैं 4 दिसंबर 2023 की, और आज तारीख है 1 जनवरी 2024। इसके बाद इन्होंने 5 दिसंबर 2023 को बीमा कंपनी को ये दुर्घटना की जानकारी दी, और बीमा कंपनी ने 10 दिसंबर 2023 को इस गाड़ी का प्री इंश्योरेंस सर्वे, जैसा कि ये बता रहे थे, सर्वे कराया जहां पर गाड़ी डैमेज हुई। उसके बाद गाड़ी को एक टाटा डीलरशिप पे रिपेयर एस्टीमेट, क्लेम प्रोसेस, रिपेयर के लिए भेजा गया। जब ये गाड़ी को, ये चूँकि हिंदी भाषी हैं और इनकी इंग्लिश, बता रहे थे कि उनको बहुत ज़्यादा इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, ये बेहतर हिंदी जानते हैं। और चूँकि इनकी पोस्टिंग तमिलनाडु है और वहीं इनका क्लेम डील हो रहा है, तो इनको कम्युनिकेशन में वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो वर्कशॉप उतना अच्छा इनकी हिंदी समझ नहीं पाती, और ये उनकी बात को बेहतर तरीके से ये भी नहीं समझ पाते। तो खैर, ये एक हमारा देश बड़ा देश है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम कभी कभी सामने आ जाती है। लेकिन फिर भी हिंदी समझने वाले लोगों की संख्या हमारे देश में शायद सबसे ज़्यादा है। तो खैर, इन्होंने क्लेम, बीमा कंपनी को वर्कशॉप ने एक एस्टीमेट बनाकर, जब ये वर्कशॉप गए तो सबसे पहले जो व्यक्ति मिला इनको, वर्कशॉप प्रतिनिधि, उसने कहा साहब 80-90 हज़ार रुपये में आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और ये गाड़ी को टो करके ले गए थे। गाड़ी को इन्होंने स्टार्ट किया ही नहीं था। इन्हें इतना पता था कि अगर पानी में डूबी हुई गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो लॉस बढ़ सकता है। उसके बाद इनको कुछ 2-3 दिन बाद वर्कशॉप के मैनेजर का फ़ोन आया, नहीं साहब आपकी गाड़ी में 80-90 हज़ार नहीं, 4-5 लाख रुपए का लॉस है। तो ये सब हिल गए ये सुन के, चूँकि गाड़ी की जो IDV है वो 3,75,000 के आसपास है, 3.25 लाख मानिए।
और अगर 5 लाख में रिपेयर होगी तो ये तो उससे ज़्यादा का खर्चा हो गया। लेकिन खैर वर्कशॉप ने 5 लाख या इससे ज़्यादा का इनको रिपेयर एस्टिमेट बताया। इन्होंने वो रिपेयर एस्टिमेट कॉपी की मांग की वर्कशॉप से, लेकिन उसने इनको कॉपी नहीं दी जो वर्कशॉप को देनी चाहिए थी। जो गाड़ी मालिक है उसे रिपेयर एस्टिमेट की कॉपी देनी चाहिए और मांगने पे तो बिल्कुल देनी चाहिए, तो वो नहीं दी गई। उसके बाद बीमा कंपनी ने एक IRDAI अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट किया। उन्होंने गाड़ी का जो भी सर्वे किया और गाड़ी वर्कशॉप पर खड़ी रही। इसके बाद इन्होंने बीमा कंपनी को फ़ोन किया, वहाँ कोई क्लेम हैंडलर करके पोस्ट होती है, उससे इनकी बात हुई। तो क्लेम हैंडलर ने कहा कि साहब आपकी गाड़ी टोटल लॉस है, हमने सर्वेयर को बोल दिया टोटल लॉस करने के लिए, तो आगे जो भी प्रोसेस है वो आपको बता देगा। तो यहाँ जो ये क्लेम हैंडलर ने कहा कि सर्वेयर को बोल दिया, ये बहुत ही अजीब सी बात थी कि बीमा कंपनी अप्रूव्ड सर्वेयर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती है। अप्रूव्ड सर्वेयर एक विशेषज्ञ व्यक्ति होता है, उसे पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में लॉस असेसमेंट करना होता है, क्लेम एडमिसिबिलिटी पर रिकमेंडेशन करनी होती है, और जो भी परफेक्ट मोड ऑफ पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मोड ऑफ सेटलमेंट हो उसके लिए रिकमेंडेशन करनी होती है। सर्वेयर एक रिकमेंडेशन एंटिटी है। क्लेम सेटलमेंट का डिसीजन लेने वाला अप्रूव्ड सर्वेयर व्यक्ति नहीं होता है, ये उसका रोल नहीं है। उसका काम रिकमेंडेशन का है ताकि इंश्योर्ड को फेयर और पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार क्लेम मिल सके, सहायक हो सके, इसलिए अप्रूव्ड सर्वेयर की भूमिका बीमा कानून में रखी हुई है। और 50,000 रुपये से ज़्यादा के लॉसेज के लिए मोटर OD इंश्योरेंस क्लेम में जो इस प्रकार के क्लेम होते हैं उसमें एक अप्रूव्ड सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रखी गई है सेटलमेंट के लिए। लेकिन ये जिस तरीके का तूफान आया है मितों, तो IRDAI को एक पावर है, ये सब जो लिमिट है ये IRDAI नहीं तय की हैं। विशेष परिस्थितियों में IRDAI इस लिमिट को घटा बढ़ा सकता है। तो IRDAI ने इस मितोंग तूफान को देखते हुए मोटर OD क्लेम्स के लिए जो लिमिट 50,000 है उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है, और जो नॉन मोटर इंश्योरेंस क्लेम है उनके लिए बढ़ाकर 1 लाख जो होती है उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। तो ये अथॉरिटी IRDAI की पावर है, तो उसने ऐसा किया है ताकि क्लेम इजीली सेटल हो सकें, क्योंकि चेन्नई में फ्लड काफ़ी हिस्से में फ्लड आया और बहुत सारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो जिससे लोगों को दिक्कत ना, इंश्योर्ड को आसानी से, सुगमता से, सरलता से क्लेम मिल सके। तो इसलिए बीमा IRDAI ने ये लिमिट को इंक्रीज़ किया है। 50,000 की जगह उसको 1 लाख किया कि 1 लाख तक के क्लेम के लिए अप्रूव्ड सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्लेम सेटलमेंट के लिए नहीं है, तो ये छूट दी है। लेकिन ये जो क्लेम था इसका एस्टीमेट तो 5 लाख से भी ज़्यादा था, तो इसमें एक अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंट करना ज़रूरी था, वो बीमा कंपनी ने किया भी। तो ये मैं पूछा साहब आपको बीमा कंपनी से कोई फ़ोन आया? बोले नहीं साहब। तो मैंने पूछा साहब आपको सर्वेयर साहब का फ़ोन आया? बोले नहीं साहब, उनका फ़ोन नहीं आया, मैं ही फ़ोन करके उनको पूछता हूँ। तो वो बोलते हैं कि बीमा कंपनी से जब डिसीज़न आएगा और तो तब वो आगे बताएंगे, और बीमा कंपनी से पूछता हूँ तो वो बोलते हैं अभी रिपोर्ट नहीं आई, इस तरीके से टाल देते हैं। बाकी हाँ ये ज़रूर बताया कि क्लेम ये टोटल लॉस है, और कैसे होगा वो अप्रूव्ड सर्वेयर साहब बताएंगे। अप्रूव्ड सर्वेयर साहब का कहना ये था कि उनके पास इस तरीके के 200 से ज़्यादा क्लेम है, तो वो बिज़ी हैं, तो इन चीज़ों में समय लगता है। खैर समय लग रहा है ठीक है, लेकिन किसी की गाड़ी खड़ी है और आज 1 तारीख हो गई, अभी तक कोई डिसीज़न नहीं। अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने एक भी बार इंश्योर्ड को फ़ोन नहीं किया, उनसे ये नहीं जाना कि वो ये क्लेम में क्या चाहते हैं। तो मैंने पूछा इनसे साहब आप क्या चाहते हैं? इन्होंने बताया साहब मैं इस गाड़ी को रिपेयर ही कराना चाहता हूँ, मैंने बड़ी उससे ये गाड़ी ली थी, मेरी गाड़ी पे लोन भी था जो मैंने अभी चुकाया है, तो मैं इस गाड़ी को साहब
टोटल लॉस बेसिस पे सेटलमेंट नहीं चाहता हूँ। ये यहाँ तक कह रहे थे कि अगर कंपनी को नहीं देना तो इस क्लेम को कैंसिल कर दे, मैं अपनी गाड़ी को बाहर ठीक करा लूँगा। तो मैंने कहा साहब आपने क्लेम कैंसिल कराना है, ये आपकी मर्जी है, जब चाहे आप कैंसिल कर सकते हैं, आपने क्लेम लेना है या नहीं लेना ये आपकी मर्जी है, इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये तो कोई मैटर नहीं करता। हाँ, ये मैटर करता है कि आप पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार किस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट चाहते हैं। गाड़ी आपकी है, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। फिर मैंने पूछा साहब आपकी पॉलिसी में क्या कवरेज है, तो इन्होंने बताया कि इनकी पॉलिसी सामान्य बीमा पॉलिसी है और जिस पे 0 डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज भी नहीं है। तो मैंने कहा साहब आपको फिर डेप्रिसिएशन भी बियर करना होगा अगर ये गाड़ी रिपेयर होगी। तो इनका कहना था हाँ साहब वो मैं तैयार हूँ। फिर इन्होंने बताया साहब मेरी गाड़ी का इंजन कवरेज नहीं है। मैंने इनसे पूछा साहब इंजन कवरेज नहीं है? तो मैंने कहा जब आपने गाड़ी खरीदी थी, कब खरीदी थी? बोले 2020 में। तो मैंने इनसे पूछा साहब जब आपने गाड़ी ली थी तो क्या इंजन गाड़ी के साथ नहीं आया था? तो इन्होंने कहा साहब वो तो गाड़ी के साथ आया था। तो मैंने कहा फिर इंजन की कवरेज क्यों नहीं है? बोले नहीं वो लिखा हुआ है उस। मैंने कहा साहब पॉलिसी तो मैंने भी पिछले 20 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और स्टैंडर्ड पॉलिसी में तो कहीं नहीं लिखा कि इंजन का कवरेज नहीं है और गाड़ी की बॉडी का कवरेज है या शीशों का कवरेज है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा आपने कहाँ पढ़ा? बोले कहीं पॉलिसी में लिखा हुआ था पीछे। मैंने कहा पीछे क्या लिखा हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं है, आगे मेन पॉलिसी पे क्या लिखा हुआ वो मैटर करता है। तो इंजन गाड़ी का एक मेन पार्ट है जो गाड़ी के साथ आता है और उसकी भी कवरेज है। उसमें बहुत सारे पैरिल्स होते हैं, फ्लड है, इनंडेशन है, हेलस्ट्रॉम है, एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स है, इस तरीके की बहुत सारी 20-22 पैरिल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग कवरेज होती है। तो आपका जो ये केस है, आपका ये फ्लड का केस है या इनंडेशन का केस भी कह सकते हैं के तहत ये केस है और आपका क्लेम बनता है। जो कुछ भी इसमें डैमेज है वो आपको उसके लिए आपका क्लेम बनता है। तो क्लेम बनने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपका क्लेम टोटल लॉस बेसिस पे सेटल होना चाहिए या पार्शियल लॉस बेसिस पे। तो अगर 75% ऑफ IDV से ज़्यादा रिपेयर खर्च है तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम होता है जिसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटलमेंट किया जाता है। एक ये है, अगर 75% ऑफ IDV से कम रिपेयर खर्च है तो वो पार्शियल लॉस क्लेम है जिसे रिपेयर बेसिस पे सेटल किया जाता है। इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन, जैसे आपकी गाड़ी 0 डेप्रिसिएशन एड ऑन नहीं है तो बहुत से लोग जो 75% रिपेयर खर्च है, 75% ऑफ IDV रिपेयर खर्च, उसको गाड़ी का रिपेयर खर्च ना मानकर पार्शियल लॉस बेसिस मानकर जो बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी आती है उसको लेकर, अगर वो 75% से ज़्यादा है तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस मानते हैं और कम है तो पार्शियल लॉस क्लेम मानते हैं। लेकिन अगर हम जनरल रेगुलेशन 8 को पढ़ेंगे तो उसमें वाहन का रिपेयर कॉस्ट, एग्रीगेट रिपेयर कॉस्ट ही लिखा हुआ है, ना कि पार्शियल लॉस मानकर बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी। लेकिन ये दुर्भाग्य कहूँ या विडंबना कहूँ कि हमारे देश में मोटर इंश्योरेंस के जो ज़्यादातर अप्रूव्ड सर्वेयर या बीमा कंपनी वो नेट लाइबिलिटी को ही मानती हैं। तो लेकिन अगर आप कोर्ट के डिसीजन पढ़ें या खुद एक इंग्लिश को पढ़ सकते हैं जनरल रेगुलेशन 8 को, जिसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में वाहन की रिपेयर कॉस्ट लिखा हुआ है। तो लेकिन खैर ये अभी हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारा जो इन साहब की जो गाड़ी है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर ये जो बीमा कंपनी के ज़्यादातर लोग या बहुत सारे अप्रूव्ड सर्वेयर, मोस्टली लगभग सभी, कोई मैं 1% की बात, मेरे जैसे कुछ अपवाद केस हैं जो नहीं मानते हैं। तो अगर नेट लाइबिलिटी मानेंगे तो ये जो गाड़ी है इसमें और कम हो जाएगी। और अगर रिपेयर कॉस्ट को ही मानते हैं तो मुझे लगता है वो भी 75% से कम आएगी, क्योंकि ये फ्लड पानी में डूबी है गाड़ी, वो ठीक है,
उसमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक बॉडी पार्ट्स तो इसके ख़राब नहीं होंगे और बहुत सारे इसके मैकेनिकल पार्ट्स भी ख़राब नहीं होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ख़राब होने के चांसेस रहेंगे, सेंसर्स वगैरह और कुछ वायरिंग्स, और इसमें एयर बैग्स वगैरह और उसके सेंसर्स वो ख़राब होने के चांस रहेंगे। रही बात एस्टिमेट की 5-5.5 लाख की, वो हायर साइड बनता है, तो वो एक्चुअली जब रिपेयर होगा, खुलेगा और उसे जिम्मेदारी से किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी 5 लाख में रिपेयर होगी, ये काफ़ी कम में रिपेयर होगी। वैसे मैंने गाड़ी ना तो देखी है, लेकिन मुझे लगता है ये गाड़ी, जो मेरा मतलब अनुभव है, ये 2.5 लाख रुपए के करीब में गाड़ी रिपेयर हो जानी चाहिए, और टाटा के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही। अब एस्टिमेट में क्या बनाया, किसने कैसा क्या बनाया है, मैंने ये एक बहुत सी बीमा कंपनी की टेंडेंसी है, मैंने पहले भी ऐसे क्लेम किए हैं जिनमें लोगों को, मारुति के और के, जिनमें इसी तरीके से बहुत ज़्यादा एस्टिमेट बनाया, जो फ्लड यही इस तरीके की गाड़ी थी, और बीमा कंपनी उनको टोटल लॉस करने पे आमादा थी, क्योंकि वो टोटल लॉस बेसिस सेटलमेंट में रैक वैल्यू लेने के लिए गाड़ी साल्वेज को, नाम तो गाड़ी साल्वेज लेकिन विद आरसी एज ए गाड़ी बेचकर क्लेम सेटलमेंट करना चाह रही थी, जिसमें उन गाड़ी की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल रही थी। तो इस तरीके से इलीगल तरीके से सेटलमेंट करने में बीमा कंपनी की जो नेट लाइबिलिटी थी क्लेम सेटलमेंट, वो कम आ रही थी। तो जहाँ तक जो ये क्लेम है, इस क्लेम में भी बीमा कंपनी अपनी नेट लाइबिलिटी को कम करने के लिए इसी तरीके के इलीगल तरीके को अपनाने की बात कर रही थी। इनको विद आरसी, ये डायरेक्ट तो बीमा कंपनी ने अभी कुछ नहीं कहा इनको, लेकिन इनको वर्कशॉप या औरों से जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली कि ये गाड़ी विद आरसी कंपनी को देनी है, और कंपनी बायर ढूंढ रही है इसका, और इसको टोटल लॉस बेसिस पे सेटलमेंट करना चाहती है। तो ऐसा करने में वहाँ अगर 2.5 लाख होगा, तो चूँकि ये 3 साल प्लस गाड़ी है, 3 से 4 साल के बीच, तो इसमें जो डेप्रीशिएशन है अदर पार्ट्स कैटेगरी, जिन्हें नॉर्मली मेटल पार्ट्स भी कह देते हैं, वो 25% है, रबर पार्ट्स प्लास्टिक पार्ट पे 50% है, ग्लास पे 0, फाइबर पे 30, और जो पेंटिंग डेप्रीशिएशन है वो 12.5% है, रफली उसको 12.5% मान लेते हैं, क्योंकि इंक्लूडिंग लेबर और पेंटिंग एक साथ ही जनरली लगती है। पेंटिंग का वाइफिकेशन जो मटेरियल है उसका नहीं होता जनरली। तो इस तरीके से अगर ये गाड़ी रिपेयर 2.5 लाख के आसपास होती है, तो मुझे लगता है 55 हज़ार या 50 से 75 हज़ार रुपये इंश्योर्ड के लगेंगे, और बाकी बीमा कंपनी के हो सकता है 1.25 या 2 लाख रुपए बीमा कंपनी की लाइबिलिटीज उसमें बैठे। लेकिन अगर गाड़ी बीमा कंपनी इलीगल तरीके से, जैसे कि बहुत ही प्रचलन में है हमारे देश में, ये एक बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और चेन्नई में अभी पीछे, चंडीगढ़ में भी आई थी, नागपुर में फ्लड आई थी, इधर दिल्ली में भी आई, मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए, और सब में कॉमन एक चीज़ यही थी कि गाड़ी टोटल लॉस विद आरसी साल्वेज के नाम पे इंश्योर्ड से एफिडेविट लेकर उसकी जिम्मेदारी उस पर डालकर, और उसे किस कबाड़ी को एज ए कार, एज ए गाड़ी बेचा जा रहा था। तो ये जो इस गाड़ी को, जो भी कबाड़ी इसको उल्टा सीधा ठीक कराकर जिस आदमी को ये गाड़ी बेचेंगे, उसके साथ भी धोखाधड़ी होगी आगे, उसे बताएंगे ही नहीं कि ये एक टोटल लॉस, इस गाड़ी पे एक टोटल लॉस क्लेम सेटल हुआ है। तो ऐसी धोखाधड़ी होती है, मेरे पास इसका भी अनुभव है। पूना में किस किस्म का केस मैंने डील किया था, और उसकी गाड़ी वापस भी कराने में कुछ सहयोग किया था। तो ये, और सबसे मेन चीज़ है ये इलीगल तरीका। अगर साल्वेज है, टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटल हो रहा है, तो गाड़ी तो फिर उसे साल्वेज की तरह ही बेचना चाहिए। आरसी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आरसी कोई मजाक नहीं है कि ऐसी किसी को हैंडओवर कर दें और ब्लैंक 29-30 पर साइन करके किसी कबाड़ी को दे दें जिससे न जान न पहचान। और
जिस गाड़ी का टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटल हो रहा है फिर उसे एज ए कार बेचना तो बहुत ज़्यादा गलत है। कल के दिन कहीं कोर्ट में केस जाता है तो जिम्मेदार तो जिसने गाड़ी फॉर्म 2930 पे साइन कर रहा है वही होगा। उसे जज साहब पूछेंगे साहब आपने टोटल लॉस पे क्लेम लिया है तो फिर आपने ये गाड़ी को आगे किसी को एज ए कार क्यों बेचा, इसका आरसी कैंसिल क्यों नहीं कराया। तो जो ये जिसने इस तरीके का काम किया होगा वो कोर्ट में जवाब दे नहीं पाएगा। और इस ऐसे केस में बहुत ख़ास बात यह है कि बीमा कंपनी खुद कहीं नहीं लिख के देती है कि एज ए कार, वो साल्वेज ही शब्द इस्तेमाल करती है, वो कहीं गाड़ी बेचना शब्द इस्तेमाल नहीं करती है। और ना ये जो प्रोसेसिंग है कि ब्लैंक 2930 पे साइन करके ऐसे ऐसे बेचो, ना वो लिख कर देती है। जो एक्चुअल प्रोसेसिंग हो रही है उसको लिख कर भी नहीं देगी, उल्टा इंश्योर्ड से एक एफिडेविट लेगी कि आप इस तरीके की भाषा का एक तय जो उनकी भाषा होती है उसमें एफिडेविट दीजिए और उसमें सारी जिम्मेदारी इंश्योर्ड के ऊपर डाली हुई होती है। तो ये बहुत ही कॉमन है, ऐसा इस केस में भी हो रहा था। तो मैंने इन्हें सलाह दी साहब, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। मैंने इन्हें कहा मैं व्हाट्सएप पे आपको कुछ इस तरीके के केसेस आपको शेयर करूँगा, कैसे इंश्योर्ड ने अपनी फ़ाइट की, तो आप उससे बेहतर कुछ नियम साझा करूँगा, आप उनको पढ़ना, जानना, समझना, उसके बाद आप अपनी कंप्लेन करना। और आपकी गाड़ी, आप गाड़ी को रिपेयर करा सकते हैं, इस टाटा की वर्कशॉप पर भी करा सकते हैं। और यहाँ भी ये गाड़ी जो रिपेयर होगी मुझे लगता है 75% ऑफ IDV से कम में ही हो जाएगी। दूसरा, आप जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने बाहर भी पता किया है, बाहर काफ़ी कम में ये गाड़ी रिपेयर हो रही है। तो मैंने कहा गाड़ी के मालिक आप हैं, आप अगर बाहर कराना चाहें तो बाहर भी करा सकते हैं। और बीमा कंपनी को आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उनसे कोई परमिशन नहीं लेनी, आपने इन्फॉर्मेशन देनी है और आप अपनी गाड़ी को शिफ्ट करके और वहाँ पे एक खर्च बता के आप वहाँ भी गाड़ी को रिपेयर करा सकते हैं। जब रिपेयर हो जाएगी तो बीमा कंपनी को बिल और री इंस्पेक्शन करा सकते हैं और उसके बाद भी आपका क्लेम बनता है। और अगर आप बिल्कुल क्लेम ही नहीं लेना चाहते हैं तो वो तो आपकी हमेशा मर्जी है, उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये जो है ये फ्लड लॉसेस में इस तरीके से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इंश्योर्ड को। और इस साल कुछ फ्लड ज़्यादा ही आए, हरियाणा में आया, चंडीगढ़ में आया, इधर नागपुर में आए फ्लड, और चेन्नई में ये चक्रवात आया। तो ये इससे जो ये वाटर जो ये पानी भर के जो गाड़ी में जो गाड़ी डूबी, पानी में डूबने से जो लॉस हुए, इनके क्लेम में ये बहुत कॉमन है टोटल लॉस होना। और जो सबसे कॉमन है टोटल लॉस को गलत तरीके से सेटल होना। तो ये जो हमारे देश में जो IRDAI संस्था है, जिस बीमा नियामक, इसको देखना चाहिए कि क्लेम सेटलमेंट गलत तरीके से, टोटल लॉस बेसिस जो क्लेम सेटलमेंट हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। गलत तरीके से साल्वेज वैल्यू के नाम पे गलत तरीके से साल्वेज को एज ए कार बेचा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के साथ, जबकि कैंसिलेशन के साथ होना चाहिए। सेक्शन 55 यही कहता है। इवन IRDAI ने एक सर्कुलर इशू किया हुआ है, उसमें भी टोटल लॉस क्लेम सेटलमेंट के लिए RC कैंसिलेशन लिखा हुआ है। हाँ, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि वो टोटल लॉस के लिए, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के लिए नहीं है। तो मैं ये जानकारी दे दूं कि कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस एक टोटल लॉस को की कैटेगरी में लाने के लिए एक तरीका है। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस जो उन क्लेम्स को कहा जाता है जो गाड़ी रिपेयर तो हो सकती है लेकिन रिपेयर खर्च IDV के 75% से ज़्यादा है, तो उनको कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम कहा जाता है। और जिनको टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है, तो ये एक क्वालिफिकेशन है CTL, टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट के लिए। ये कोई ऐसा नहीं है, उसमें वही कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस इसलिए ही लिखा जाता है। टोटल लॉस तो बिल्कुल वो हो गया कि गाड़ी चोरी हो गई, रिपेयर करने को कुछ बचा ही नहीं, तो वो तो टोटल लॉस हो गया।
या गाड़ी बिल्कुल जल के राख हो गई, कुछ रिपेयर करने के लिए बचा ही नहीं, वो टोटल लॉस हो गया। लेकिन गाड़ी एक्सीडेंट हुई या फ्लड में पानी में डूबी, टक्कर हुई और उसमें रिपेयर करने के लिए तो बचा, लेकिन खर्चा इतना ज़्यादा है जो इकोनॉमिक नज़रिए से ठीक नहीं है और सेफ्टी के नज़रिए से भी ठीक नहीं है। तो वो उन CTL क्लेम की कैटेगरी में रखा गया और जिन्हें टोटल लॉस बेसिस पर सेटलमेंट करने के लिए लिखा गया है। लेकिन बहुत से लोग इसको भी एक्सक्यूज़ देने लगते हैं। तो यहाँ बहुत कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, अब मैं इसको विराम देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी कुछ जानकारी दे चुका हूँ। हो सकता है जो ज़रूरतमंद हों उनको ये इससे कुछ सहायता मिले। और फिर से एक बार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।